नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राज्य के स्टडी पर। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि एग्जाम का सीजन आ चुका है। 2 को RS प्री का पेपर होने वाला है, उसके बाद 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, पटवारी और ऐसी कई वैकेंसी आ चुकी है जिनके एग्जाम अब बहुत ही नजदीक। तो जो स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो वो तो लगे ही रहे, और साथ ही जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है वे भी तैयारी में लग जाए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ ही रहा है और एग्जाम बहुत ही नजदीक है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारे चैनल पर चल रही है कला संस्कृति की टेस्ट सीरीज, और उसमें हमने टोटल मिलाकर 175 प्रश्नों तक का मैटर कंप्लीट कर लिया है। तो आज के वीडियो में भी हम इस सीरीज को रेगुलर रखेंगे और आगे के प्रश्नों को पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते अपने वीडियो पर। तो पिछली सीरीज में हमने 175 प्रश्नों तक का मैटर कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा प्रश्न है, निम्न में से संगमरमर की पच्चीकारी के जादूगर हैं कौन है? मोहनलाल कुम्हार, खेमराज वर्मा, भंवरलाल अंगिरा या श्रीधर अंगारे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भंवरलाल अंगिरा को संगमरमर की पच्चीकारी के जादूगर कहा जाता है। अब संगमरमर की पच्चीकारी क्या कहलाती है? तो संगमरमर की पच्चीकारी होती है, जो संगमरमर होता है उसके अंदर अर्ध कीमती पत्थर होते हैं, मतलब कीमती पत्थरों को जो जड़ने का काम किया जाता है संगमरमर के अंदर, इसको कहा जाता है संगमरमर की पच्चीकारी। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 17वीं शताब्दी में, और 17वीं शताब्दी में दिल्ली का जो शासक था वो कौन था? शाहजहां। शाहजहां के टाइम पर 17वीं शताब्दी में संगमरमर की पच्चीकारी का कार्य शुरू हो गया था। अगर हम बात करें सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी इटली में। इटली के फ्लोरेंस में इसकी शुरुआत हुई थी 16वीं शताब्दी में, और भारत में इसकी शुरुआत हुई 17वीं शताब्दी में। उस टाइम पर यहाँ के शासक थे शाहजहां। और राजस्थान में संगमरमर की पच्चीकारी के जादूगर किनको कहा जाता है? तो भंवरलाल अंगिरा को कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम में पच्चीकारी नहीं आकर अगर आता है परचिनकारी, तो ये दोनों एक ही शब्द हैं। परचिनकारी और पच्चीकारी दोनों एक ही शब्द हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में बादले कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या भरतपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। राजस्थान में बादले बनाए जाते हैं जो जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। अब बादले क्या हैं? बादले होते हैं एक पानी भरने के पात्र जो जिंक के बने होते हैं। किसके? जिंक या जस्ते के बने होते हैं। इसमें क्या होता है, जब पानी हम भरते हैं इसमें तो लंबे समय तक ठंडा रहता है, क्योंकि जस्ते की ये बोतल होती है, इसके ऊपर कपड़े की परत चढ़ाई जाती है, और इसको कहा जाता है बादला, जो जोधपुर का प्रसिद्ध है। लेकिन सबसे पहले जो बादलों के निर्माण का कार्य किया गया था वो किया गया था नागौर में। बादले बनाने वाले जो भी लोग हैं जो जोधपुर में निवास करते हैं वो पहले नागौर के निवासी थे, लेकिन नागौर से आकर ये जोधपुर में बस गए। तो वर्तमान में जोधपुर में बादले बनते हैं, इसलिए राजस्थान में बादले कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और जो नागौर के ये लोग थे वो किस जाति के थे? तो ये कुम्हार जाति के लोग थे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रायण नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो कौन सी जनजाति से संबंधित है? भील, कंजर, सहरिया या गरासिया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जो रायण नृत्य है वो गरासिया जनजाति से संबंधित है, और इसको किया जाता है गरासिया जनजाति के पुरुषों द्वारा। तो ये हो गया पुरुष प्रधान नृत्य, और इसमें पुरुष होते हैं वो महिलाओं का वेश धारण करते हैं और इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, और ये जो नृत्य है, जो रायण नृत्य है, वो शौर्य और वीरता का प्रतीक है। और इस नृत्य को करते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कुंडी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक नज़र में हम देख लेते हैं। रायण नृत्य गरासिया जनजाति का नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें क्या होता है, पुरुष महिलाओं का रोल अदा करते हैं। ठीक है, और ये शौर्य और वीरता का प्रतीक माना गया है। ठीक है, और इस नृत्य में कुंडी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान है? कच्ची घोड़ी, लाठी नृत्य, युद्ध नृत्य या लूर नृत्य? ये प्रश्न थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान नहीं है? प्रश्न ऐसे होना चाहिए था, निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान नहीं है? लाठी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य और युद्ध नृत्य, तीनों नृत्य तो पुरुष प्रधान है, और जो लूर नृत्य है वो पुरुष प्रधान नहीं है, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा किया जाता है। जिसमें हम बात करें जो कच्ची घोड़ी नृत्य है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है, और ये शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य है, और ये नृत्य व्यावसायिक नृत्य है। व्यावसायिक दृष्टि से इस नृत्य को किया जाता है। अगर हम बात करें लाठी नृत्य और युद्ध नृत्य, ये दोनों नृत्य जनजातीय नृत्य है, और ये कौन सी जनजाति का नृत्य है? तो भील जनजाति का नृत्य है। अगर हम बात करें युद्ध नृत्य की, तो ये भीलों में युद्ध प्रदर्शन करते हुए तीर, तलवार, भाले और लाठियों को हाथ में लेकर
एक दूसरे पर हमला करते हुए किया जाता है। कौन सा नृत्य? युद्ध नृत्य, जो भील जनजाति से संबंधित है और इसमें कई बार तो लोग घायल भी हो जाते हैं। कौन से नृत्य में? युद्ध नृत्य में। ठीक है, लाठी नृत्य और युद्ध नृत्य दोनों भील जनजाति का प्रमुख नृत्य है। अगर हम बात करें लूर नृत्य, तो लूर नृत्य कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो लूर नृत्य है गरासिया जनजाति से संबंधित और ये किया जाता है विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर वर व वधु पक्ष के जो महिलाएं होती है, एक तरफ होती है वर पक्ष की महिलाएं, एक तरफ होती है वधु पक्ष की महिलाएं, इन दोनों पक्षों में दल बनाकर महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? लूर नृत्य, जो गरासिया जनजाति से संबंधित है। तो इसमें एक हो गया शेखावटी का नृत्य और शेखावटी का भी ये हो गया व्यावसायिक नृत्य। लाठी नृत्य, युद्ध नृत्य और लूर नृत्य, ये तीनों है जनजातीय नृत्य। इसमें भी लाठी नृत्य और युद्ध नृत्य ये दोनों है भील जनजाति के और लूर नृत्य है वो है गरासिया जनजाति का। और इसका आंसर जो है वो है लूर नृत्य, जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। लेकिन ये तीनों नृत्य है, कच्ची घोड़ी, लाठी और युद्ध नृत्य, ये तीनों किए जाते हैं पुरुषों द्वारा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में मांगी बाई किस यंत्र की प्रसिद्ध कलाकार है? तो कौन से वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध कलाकार है? झांझ, मंजीरा, कमायचा या जंतर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मांगी बाई है वो मंजीरा वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध कलाकार है और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये है डूंगरपुर जिले की। अगर हम बात करें झांझ और मंजीरा, तो ये कौन से वाद्य यंत्र हैं? तो ये घन श्रेणी के वाद्य यंत्र हैं जिनको आपस में टकरा कर बजाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कामायचा और जंतर, ये कौन सी श्रेणी के वाद्य यंत्र हैं? तो ये हैं तत् श्रेणी के वाद्य यंत्र और ये दोनों ही तत्वाद्य यंत्र है और ये है दोनों घन वाद्य यंत्र। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में रूमाल वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी है, कौन सी देवी है? करणी माता, जमवाई माता, तनोट माता या केला देवी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तनोट माता को रूमाल वाली देवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इनका मंदिर कहाँ पर है? तो इनका मंदिर है जैसलमेर। जैसलमेर में भी कहाँ पर? पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर पर स्थित है। तनोट नाम का एक गांव है, वहीं पर स्थित है तनोट माता का मंदिर और ये है जैसलमेर से 130 किलोमीटर की दूरी पर। और जो तनोट माता है इनको क्या माना जाता है? तो इनको हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। इसी के साथ ही तनोट माता को रूमाल वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें करणी माता, तो करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है देशनोक बीकानेर में और ये राठौड़ वंश की कुल देवी है। अगर हम बात करें जमवाई माता की, तो जमवाई माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है जयपुर से 33 किलोमीटर की दूरी पर जमवा रामगढ़ नामक स्थान पर है जमवाई माता का मंदिर। और ये किसकी कुल देवी है? तो ये है आमेर के शासक कच्छवाहों की कुल देवी। इसके बाद हम बात करें तनोट माता, तो आपको बता ही दिया तनोट माता जैसलमेर में स्थित है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित है, तनोट नामक कस्बे में। इसके बाद हम बात करें केला देवी, तो केला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो केला देवी का जो मंदिर स्थित है वो स्थित है क से केला देवी, क से करौली, करौली में त्रिकुटी पहाड़ी पर, करौली में त्रिकुटी पहाड़ी पर स्थित है केला देवी का मंदिर और ये यादव वंश की कुल देवी है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो करणी माता है राठौड़ वंश की कुल देवी, जमवाई माता है कच्छवाहों की कुल देवी और केला देवी किसकी है? तो यदुवंशी यादव वंश की कुल देवी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, कहाँ पर है? शाहपुरा, जयपुर, अजमेर या करौली? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ जयपुर में है और जयपुर में भी कहाँ पर? गलताजी में प्रमुख पीठ है। और यहाँ के जो संस्थापक हैं और इस पीठ के जो संस्थापक हैं कृष्णदास पयहारी, क्या नाम है? कृष्णदास पयहारी। कृष्णदास पयहारी यहाँ के संस्थापक हैं और ये रामानंद जी जो थे जिन्होंने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी, इनके प्रमुख संत थे। कौन? कृष्णदास पयहारी। और इनको पयहारी क्यों कहा जाता है? जो कृष्णदास पयहारी हैं इनको पयहारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भोजन में सिर्फ दूध का सेवन करते हैं। किसका? दूध का सेवन करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है पयहारी। और यहाँ पर जो रामानंदी संप्रदाय की पीठ की स्थापना की थी वो कब की थी? तो 1503 में की थी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसी के साथ ही जो गलता जी है गालव तीर्थ के नाम से जाना जाता है। गालव तीर्थ के नाम से जाना जाता है गलता जी, क्योंकि इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो गालव ऋषि ने की थी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस त्योहार पर लिलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं? दीपावली, दशहरा, होली या रक्षाबंधन? तो इसका आंसर हो जाएगा दशहरा। दशहरे के दिन लिलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि
कहा जाता है कि श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन किए थे। जब रावण से युद्ध लड़ने जा रहे थे उस टाइम पर श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन किए थे और उनको विजय प्राप्त हुई थी। ठीक है, इसी कारण इस पक्षी को अभी भी दशहरे पर देखने पर शुभ माना जाता है। और इस दिन कहा जाता है कि जिस दिन इस पक्षी के दर्शन हो जाते हैं, इस दिन धन धान्य की वृद्धि हो जाती है और घर में पूरे साल शुभ कार्य चलते रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अलकदरीबा का संबंध किस संप्रदाय से है? तो कौन से संप्रदाय से है? लालदासी, जसनाथी, रामस्नेही या दादूपंथी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दादूपंथी संप्रदाय से संबंधित है अलकदरीबा। ठीक है, अगर हम बात करें जो संत दादू जी थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। और कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1544 में अहमदाबाद में हुआ था, लेकिन इनकी जो कार्यस्थली रही थी वो रही थी राजस्थान। और अलकदरीबा क्या कहलाता है? तो जब दादू दयाल जी किसी स्थान पर सत्संग करने जाते थे तो उस स्थान को क्या कहा जाता था? अलकदरीबा। जिस स्थान पर दादू दयाल जी का सत्संग होता था उस सत्संग वाले स्थान को कहा जाता था अलकदरीबा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जो दादू जी थे इनकी कितनी शाखाएं थी? तो इस संप्रदाय की 5 शाखा थी। कौन कौन सी थी? खालसा, खाकी, उत्तरादे, विरक्त और नागा। खालसा, खाकी, उत्तरादे, विरक्त और नागा, ये 5 शाखाएं किसकी थी? तो दादू पंथ की थी। ठीक है, और अलकदरीबा का संबंध किस संप्रदाय से है? तो दादू संप्रदाय से है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल नवमी, बैशाख शुक्ल नवमी, ज्येष्ठ शुक्ल नवमी या आषाढ़ शुक्ल नवमी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चैत्र शुक्ल नवमी। कब आती है? चैत्र के नवरात्र चलते हैं जिसमें एकम से लेकर नवमी तक नवरात्र चलते हैं, और नवमी का जो दिन होता है उसी दिन रामनवमी आती है जो नवरात्र का अंतिम दिन होता है। और इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन हुआ था श्री राम जी का जन्म। और इस दिन लोग क्या करते हैं? तो इस दिन व्यापारी जो होते हैं वो अपने बही खाते बदलते हैं। और इस दिन क्या होता है? सरयू जो नदी होती है इसमें स्नान करना पुण्य माना गया है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में देवर भाभी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? डूंगरपुर, अजमेर, करौली या जालोर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। राजस्थान में जो देवर भाभी की होली खेली जाती है वो खेली जाती है अजमेर के ब्यावर में। वर्तमान में तो ब्यावर जिला अलग हो गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यावर। ठीक है, अगर ऑप्शन में ब्यावर नहीं आता है तो अजमेर करके आना है आपको, क्योंकि राजस्थान के पुराने मैप के हिसाब से तो अजमेर आएगा। ठीक है, अगर नया क्वेश्चन बन जाए तो ब्यावर आएगा। ठीक है, तो राजस्थान में देवर भाभी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ब्यावर की प्रसिद्ध है। और ये मोची समाज में खेली जाती है, मोची समाज में खेली जाती है। और इसमें क्या होता है? देवर भाभी को रंग लगाता है और भाभी कोड़े मारती है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अजमेर के ब्यावर की प्रसिद्ध है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रामदेव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? रुणेचा, उड़ू कश्मीर, मंसूरिया या मंडोर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाड़मेर की शिव तहसील और वहाँ का एक गांव है उड़ू कश्मीर, वहाँ पे रामदेव जी का जन्म हुआ था। ठीक है, रामदेव जी पंच पीरों में से एक पीर हैं और इनको पीरों के पीर नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बाड़मेर की शिव तहसील के उड़ू कश्मीर में हुआ था और तंवर राजपूत परिवार में हुआ था। और इनका जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन जो तिथि थी वो थी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? तो बाबेरी दूज कहा जाता है। किसको? बाबेरी दूज कहा जाता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। और इसी दिन जन्म हुआ था रामदेव जी का। ठीक है, और इसी दिन रुणेचा में, जिसको रामदेवरा के नाम से जाना जाता है, राजस्थान के रुणेचा में जैसलमेर में स्थित है, यहाँ पर कौन सा मेला पड़ता है? रामदेवरा मेला पड़ता है। इनका जन्म वैसे बाड़मेर में हुआ था लेकिन इनकी जो कर्मस्थली थी वो थी जैसलमेर। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में शीर्ष मेडी कहाँ पर स्थित है? श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू या अजमेर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शीर्ष मेडी चूरू में स्थित है। और ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है गोगाजी से। चूरू में जो शीर्ष मेडी स्थित है उसका नाम शीर्ष मेडी कैसे पड़ा? और एक स्थल है जिसका नाम पड़ा दूरमेड़ी, और ये कहाँ पर स्थित है? दूरमेड़ी स्थित है हनुमानगढ़ नौहर में। ठीक है, और उनके समकालीन जो मुस्लिम शासक थे वो थे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए इनका जो सिर था वो गिरा था चूरू में, ददरेवा चूरू में। और ये युद्ध करते हुए हनुमानगढ़ के नौहर में जाकर इनका पूरा धड़ गिरा था, नीचे का शरीर गिरा था। इसको इसलिए कहा जाता है दूरमेरी। और यहाँ पर जहाँ पर इनका सर गिरा था चूरू ददरेवा में, इसको कहा जाता है शीर्ष मेडी। युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि इनके 2 भाई थे, अर्जन और सर्जन।
संपत्ति के विवाद के कारण अर्जन और सर्जन ने गोगा जी की जितनी भी गाय थी वो किसको दे दी थी, तो महमूद गजनवी को दे दी थी। और गायों को छुड़ाने के संघर्ष में ये युद्ध हुआ था और युद्ध में गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए थे। जो शीर्ष मेढ़ी है चूरू के ददेरेवा में स्थित है और धूर मेढ़ी है वो हनुमानगढ़ के नोहर में स्थित है, जिसको गोगा मेढ़ी नाम से भी जाना जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में अबूर्दा देवी का मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? राजसमंद, उदयपुर, सिरोही या बाड़मेर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अबूर्दा देवी का मंदिर सिरोही में है। आपको पता ही है अबूर्द प्रदेश किसको कहा जाता है, तो माउंट आबू को कहा जाता है। और सिरोही के माउंट आबू में ही किस माता का मंदिर है, तो अबूर्दा देवी का मंदिर स्थित है। इसके पीछे की कहानी है कि भगवान शिव की प्रथम पत्नी थी जिनका नाम था भगवती देवी। भगवती देवी जब सती हुई थी तो इनका जो होठ था वो कहाँ पर गिरा था, तो अबूर्द प्रदेश में गिरा था। और जिस जगह गिरा था वहीं पर अबूर्दा देवी प्रकट हुई और यहीं पर अबूर्दा देवी मंदिर का निर्माण हुआ। होठ गिरने के कारण इनको अधर देवी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? अधर देवी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और अबूर्दा देवी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि प्राचीन काल में जो माउंट आबू पर्वत था इसको अबूर्द पर्वत के नाम से जाना जाता था, इसलिए इनका नाम पड़ा अबूर्दा देवी, ठीक है। जो कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान की किस प्रसिद्ध देवी का नाम रिद्धबाई था? तनोट माता, करणी माता, जीण माता या आई माता? तो जो रिद्धबाई नाम था वो था करणी माता जी का। और करणी माता जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है देशनोक, बीकानेर में स्थित है। इनको चूहों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर चूहे रहते हैं। इसके अलावा इस मंदिर को चूहे वाला मंदिर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो चूहे होते हैं इनको क्या कहा जाता है, तो काबा कहा जाता है। और इनको यहाँ के जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो अपने पूर्वज मानते हैं। और जो करणी माता है कौन से वंश की कुल देवी है? करणी माता है वो राठौड़ वंश की कुल देवी है। और यहाँ पर करणी माता के मंदिर में क्या स्थित है? एक कढ़ाई स्थित है जिसको किस नाम से जाना जाता है, तो सावन भादो कढ़ाई के नाम से जाना जाता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे? राणा कुंभा, राणा प्रताप, अर्णोराज या पृथ्वीराज चौहान? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पृथ्वीराज चौहान के समय सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। और किसके साथ आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। और उस समय शासनकाल था वो किसका था, तो पृथ्वीराज चौहान का, ठीक है। और जो सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं भारत में। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इनको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये गरीबों के हितैषी थे, ठीक है। इन्होंने गरीबों का कल्याण किया, इसलिए इनको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। और चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक भी रहे। कौन रहे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में मोती महल किस दुर्ग में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? कुंभलगढ़, तारागढ़, मेहरानगढ़ या आमेर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान का मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। इसी दुर्ग में कौन सा महल है? तो मोती महल है। मोती महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इस महल का निर्माण कराया था सूर सिंह जी ने। कब करवाया था? तो 1602 में करवाया था, ठीक है। इस मोती महल की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता यह है कि महल की जितनी भी दीवारें हैं और जितनी भी छतें हैं इनके ऊपर बारीक सोने की पॉलिश का कार्य किया गया है। और ये सोने का जो काम करवाया था वो किसने कराया था? तो महाराजा तख्त सिंह जी ने करवाया था। किसने कराया था? महाराजा तख्त सिंह जी ने सोने के पॉलिश का कार्य करवाया था। तो मोती महल का निर्माण किसने करवाया था? तो मोती महल का निर्माण करवाया था 1602 में सूर सिंह जी ने, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या बीकानेर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उदयपुर में स्थित है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में एक हवेली है जिसका नाम है बागोर की हवेली, जो कहाँ पर स्थित है? पिछोला झील के किनारे स्थित है, जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी भी पड़ी हुई है। तो उदयपुर में बागोर की हवेली में स्थित है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। और ये भारत में बने हुए 7 पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है उनमें से एक है। और इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें आदिवासी से जुड़ी हुई इनकी कला और संस्कृति का संरक्षण किया जाता है। और शहर, ग्रामीण और आदिवासी लोगों के साथ मिलकर राजस्थान का जो पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है वो कार्य करता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, बूंदी, जोधपुर या अलवर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी,
जोधपुर में स्थित है। और जोधपुर में भी कहाँ पर, तो जोधपुर के मंडोर में स्थित है। जोधपुर के मंडोर में एक पंचकुंड नामक स्थान है, वहां पर स्थित है ब्राह्मण देवता की छतरी। और इनकी छतरी क्यों बनाई गई, तो मेहरानगढ़ दुर्ग में एक तांत्रिक अनुष्ठान हुआ था, उसमें इन्होंने आत्म बलिदान दिया था। एक ब्राह्मण थे, इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग में एक तांत्रिक अनुष्ठान हुआ था, उसमें आत्म बलिदान दिया था और इसी कारण इनकी छतरी बनाई गई कहां पर, तो मंडोर में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में इसरलाट मीनार कहां पर स्थित है, अजमेर, जयपुर, जोधपुर या भरतपुर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसरलाट मीनार, जिसको सरगासुली मीनार के नाम से भी जाना जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो जयपुर में राजा ईश्वर सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। और कब करवाया था, तो 1748 में करवाया था। एक युद्ध हुआ था मराठों के साथ, ईश्वर सिंह जी का युद्ध हुआ था मराठों के साथ। इसी की विजित में 1748 में इसरलाट मीनार या सरगासुली मीनार का निर्माण करवाया गया था। और ये 7 मंजिला मीनार है, जो जयपुर के विजय स्तंभ के नाम से भी जानी जाती है। और जयपुर का कुतुब मीनार भी कहते हैं इसको, किसको, इसरलाट मीनार को। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इसका निर्माण करवाया था ईश्वर सिंह जी ने 1748 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में सप्त गौ माता का मंदिर कहां पर स्थित है, सीकर, जालोर, अजमेर या करौली, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सप्त गौ माता का मंदिर स्थित है सीकर में। और सीकर में भी कहां पर, रेवासा में। और ये राजस्थान का पहला सप्त गौ माता का मंदिर है। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो भारत का ये 4थे नंबर का मंदिर है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो सप्त गौ माता का मंदिर स्थित है सीकर में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में विश्व प्रसिद्ध जय बाण तोप किस दुर्ग में स्थित है, मेहरानगढ़, जयगढ़, शेरगढ़ या जूनागढ़, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जयगढ़ में स्थित है। और ये कहां पर स्थित है, तो जयपुर में। जयपुर में आमेर दुर्ग है नीचे की तरफ, और ऊपर ही ऊपर स्थित है जयगढ़ किला। और ये जयगढ़ किला है, इसको पहले चील के टीले के नाम से जाना जाता था। और इसका निर्माण करवाया था मान सिंह जी ने। मान सिंह जी ने खजाने को रखने के लिए चील के टीले का निर्माण करवाया था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण कराया था जय सिंह जी द्वितीय ने। इसी कारण इस किले का नाम पड़ गया जयगढ़ किला। और इसी में जय बाण तोप पड़ी हुई है, विश्व प्रसिद्ध, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जिसको परीक्षण के दौरान ही चलाया गया था। परीक्षण के दौरान एक बार चलाया गया था, जिसमें क्या हुआ था, महिलाओं के गर्भ गिर गए थे और पशु पक्षी मर गए थे, जिस कारण इसको एक बार ही चलाया गया। और एक बार चलाने पर जो इसका गोला गिरा था, वो लगभग 40 किलोमीटर दूर चाकसू में जाकर गिरा। जहां पर ये गोला गिरा, वहां पर गर्त का निर्माण हो गया, इसको वर्तमान में गोलेलाब तालाब के नाम से जाना जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गैपसागर झील किस जिले में स्थित है, बीकानेर, जोधपुर, डूंगरपुर या सिरोही, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डूंगरपुर जिले में स्थित है गैपसागर झील। इसको एडवर्ड सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। और इस झील में क्या स्थित है, तो बादल महल स्थित है। और इसी में एक खंबिया महल भी स्थित है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। गैपसागर झील है, इसका निर्माण करवाया था गोपीनाथ जी ने, महारावल गोपीनाथ जी ने इसका निर्माण करवाया था गैपसागर झील का, जिसको एडवर्ड सागर बांध के नाम से भी जाने जाते हैं। और इसके किनारे स्थित है बादल महल। और इसी झील के किनारे एक और चीज स्थित है, वो है कालीबाई का स्मारक। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में कदम्ब के वृक्ष किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है, देवगढ़ शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली या जोधपुर शैली, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उदयपुर शैली की प्रमुख विशेषता है कदम्ब के वृक्ष। अगर हम बात करें नाथद्वारा शैली की, तो नाथद्वारा में सर्वाधिक कौन से वृक्षों का चित्रांकन किया गया है, तो इसमें केले के वृक्षों का किया गया है। अगर हम बात करें जोधपुर में, तो जोधपुर में आम के वृक्षों का उपयोग किया गया है चित्रांकन में। ठीक है, इसके बाद हम बात करें उदयपुर शैली में कदम्ब के वृक्षों के साथ ही कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है, तो इसमें लाल प्लस पीले रंगों का प्रयोग किया गया है सर्वाधिक उदयपुर शैली में। इसी के साथ ही नाथद्वारा शैली में कौन से रंग का प्रयोग किया गया है, पीला और हरा, पीले और हरे रंग का प्रयोग किया गया है नाथद्वारा शैली में। और जोधपुर शैली में ओनली पीले रंग का प्रयोग किया गया है। और देवगढ़ शैली में भी पीले रंग का प्रयोग किया गया है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सी शैली, उदयपुर शैली। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में सेवड़िया पशु मेला किस जिले में भरता है, सांचौर, अलवर, भरतपुर या बाड़मेर, तो इसका आंसर हो जाएगा सांचौर में। और कब भरता है, तो ये भरता है चैत्र शुक्ल एकादशी से, चैत्र शुक्ल एकादशी से चैत्र पूर्णिमा तक, मतलब एकादशी और पूर्णिमा 5 दिनों का भरता है। और एक और चीज है, जालोर के सांचौर में रानीवाड़ा स्थान पर राजस्थान की सबसे बड़ी दूध डेयरी है। कहाँ पर, सांचौर में। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों ये थे कला संस्कृति टेस्ट सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।